गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 180 सुबह से ऐसे ही है, पौने 200 पॉइंट के गैप डाउन के साथ इंडिकेशन से गांधीनगर से कि आज अपने मंडे की शुरुआत होगी। पर इसको बजट का वर्डिक्ट ना माने, क्योंकि ये ग्लोबल मूड बिगड़ गया है। एशिया आपकी स्क्रीन पे रखता हूं, सुबह का सब एशिया पेन में है। शंघाई बंद है। शंघाई तो अभी हफ्ते भर की छुट्टी एंजॉय कर रहा था, अब मेरे ख्याल से ट्यूसडे को या वेडनेसडे को खुल रहा होगा, तब देखेंगे उसका कैसा मूड रहता है। लेकिन जो खुले हुए हैं सब वो ट्रम्प साहब के जो शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म फॉर द टाइम ही तो कह सकता हूं, पेन इंजेक्ट कर दिया, उस पर रिएक्शन है। यूएस के फ्यूचर्स आज शाम को जब खुलेंगे उसके इंडिकेशन से कि पेन में वो फ्यूचर्स होंगे, या इस समय पेन में वो सेशन होगा। 1.5% से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ यूएस के ट्रेड कर रहे हैं। तो मामला तो गड़बड़ा गया है। ऐसे में हॉर्माज को जोड़ते हैं और समझते हैं ग्लोबल हैंडओवर है कैसा। ट्रम्प साहब ने जो कर दिया है उसके बाद समीकरण और कैसे बैठ रहे हैं, सब कुछ डिटेल में। हॉर्माज हाय, गुड मॉर्निंग। क्या क्या करा ट्रम्प साहब ने और उसके रिएक्शंस कितने फार फेच्ड है? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और एक छोटी सी विंडो अभी भी शायद थोड़ी सी बची हुई है कि 12:01 पर मंगलवार रात को ये टैरिफ्स जो है वो इफेक्टिव होंगे। जैसे अनुज ने कहा कि कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो शायद 24 घंटों में कोई डील हो जाए। मगर ये इतना आसान नहीं है जितना कोलंबिया वाला मामला था कि वहाँ पर वो इमिग्रेंट्स को लेकर फिर वो 4-5 घंटे में डील हो गई तो वो टैरिफ हटा दिए गए। यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको दोनों ने काउंटर टैरिफ्स ऑलरेडी इम्पोज कर दिए हैं। मेक्सिको में आज उसकी घोषणा होनी है, मगर कनाडा ने तो ऑलरेडी उस बात की घोषणा कर दी है। लगभग $100 बिलियन की अमेरिकी सामान पर टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है। और कनाडा के बहुत सारे स्टोर्स में अमेरिकी जो शराब है उसे भी हटा दिए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। काफ़ी सारे राज्य इस बारे में कार्रवाई कर भी रहे हैं। इससे क्या हुआ है, कनाडा का डॉलर जो है वो अब 2003 के सबसे निचले स्तरों पर है। यूरो डॉलर के मुकाबले नवंबर 2022 के सबसे निचले स्तरों पर है। और मैक्सिकन पेसो जो है वो 3 साल के सबसे निचले स्तरों पर आ चुका है। और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये सारा जो मामला है टैरिफ की वजह से, इससे कनाडा और मैक्सिको दोनों की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो रिसेशन में जा सकती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। उनका भी यही कहना है कि एवरेज जो टैरिफ की दर है औसतन, वो अब 3% से बढ़कर लगभग 11% हो जाएगी। ये खतरा है। और सप्लाई शॉक जो है बहुत बड़ा यूएस की अर्थव्यवस्था को भी लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आयात करते हैं दूसरे देशों से, और अमेरिकी जीडीपी को लगभग 1.5% तक का नुकसान हो सकता है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अब ये भी उन्होंने कहा कि लगभग $60 बिलियन लागत बढ़ सकती है ऑटो इंडस्ट्री की, और इससे $3,000 तक गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हैंडओवर बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये टैरिफ वॉर के एक डर बैठ गया है। क्योंकि यूरोप के बारे में भी ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ लगाऊंगा, कितने लगाएंगे वो अब तक सफाई नहीं दिए, मगर लगाएंगे। उससे यूरोपियन फ्यूचर्स भी कमज़ोर है, यूएस के फ्यूचर्स भी कमज़ोर है, और इस वजह से शायद उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर भी देखने मिल रहा है। मूड तो बिगड़ ही गया है थोड़ा बहुत ग्लोब का। सब डर भी गए होंगे, जिन पे नहीं लगा वो डर गए, जिन पे लग गया वो तो वैसे ही फंस गए। तो अनसर्टन एनवायरनमेंट है, बाजार को ऐसी चीज़ें पसंद आती नहीं है, हो गया गिफ्ट निफ्टी दबाव में। तो ग्लोब का हैंडओवर खराब है। यूएस पे खुद दिक्कत आएंगी, उनका जीडीपी गिरेगा, उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा, उनके भी समीकरण बिगड़ रहे होंगे। पर ठीक है, ये तो ग्लोब की तस्वीर है जिस पे आज खुलते ही रिएक्ट करना है। ऐसे में सैटरडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके बाद सेटअप कैसा खड़ा है, समीकरण बैठ कैसे रहे हैं, ये जान लेते हैं। कैसा लग रहा है सेटअप आपको? देखिए, सेटअप में ना एक चीज़ तो बहुत क्लियर है। सेटअप को आप लीजिए पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, क्योंकि सैटरडे को एफआई नहीं था। मैं आपको फिर एक बार नंबर के थ्रू बता रहा हूँ। अब देखिए, आप ग्रॉस नंबर देखेंगे तो नेट नंबर देखेंगे तो डीआईएस की 824 करोड़ की बाइंग है, एफआईएस की 1300 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन ये आधा नंबर दिखा रहा है आपको। वॉल्यूम देखिए आप, एफआईआई के वॉल्यूम फ्राइडे को जो 30,000 करोड़ के थे, सैटरडे को सिर्फ 3,000 करोड़ के थे। और डीआईआई के वॉल्यूम पता कितने थे? 25,000 करोड़ के। तो सैटरडे को सिर्फ डीआईआई था मार्केट में। हो सकता है काफ़ी हद तक उन्हीं की बाइंग रही हो, तो उस वजह से। पोजीशनिंग पर आते हैं आप। पोजीशनिंग देखिए आप, 2.5 लाख क्लाइंट्स लॉन्ग हैं और 1 लाख शॉर्ट हैं। ये बार्स आ गए, लेकिन बार्स में जैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। अब पोजीशनिंग पर आ जाइए। पोजीशनिंग इंडेक्स फ्यूचर्स की अभी भी एफआईएस की काफ़ी शॉर्ट है। और अगेन
सैटरडे के नंबर्स एक बार देख लेते हैं, सिर्फ उनको देखने के लिए कि कैसे रहे। अच्छा, सैटरडे को समहाउ इंडेक्स फ्यूचर्स में ठीक ठाक नंबर्स थे, फिर भी FIIs के 165 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी, 900 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग थी। लेकिन विद इन इंडेक्स फ्यूचर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, निफ्टी में ज़बरदस्त बाइंग थी, बैंक निफ्टी में सेलिंग थी। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब लॉन्ग शॉर्ट का चेंजेस देखिए आप। आज मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ इस पर, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं टेक्निकली कंपेयर टू फ्राइडे, और वो हॉकी स्टिक जो हमारी बन रही थी अब तक वो इंटैक्ट है। अब पोजिशनिंग जो है, और आप देखिए हम जो शॉर्ट्स हैं 1,74,000 सिस्टम में 12% लॉन्ग पर हैं। इंडिया विक्स सैटरडे को 13% गिर गया, वो एक्सपेक्टेड था, बजट का बड़ा इवेंट आउट द वे हुआ, 13% इंडिया विक्स गिरा, 14 पर आया। पुट कॉल रेशो भी 0.87 पर है। तो जो मेरा व्यू है ना कि हम काफ़ी अभी भी ना, मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड हैं, और आज और ओवरसोल्ड हो जाएंगे इस गैप डाउन के बाद। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट करना चाहिए। देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात रिस्क रिवॉर्ड की होती है। आज के वाले शॉर्ट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट्स मत कैरी करिए, स्पेशली अगर आपने वो आज की आज लिए हैं पोजीशंस। तो इंट्राडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है, भरपूर मौके दे रहा है। अगर आज गैप अप टिका, देखिए एक बार के लिए तो गैप अप में सेलिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने आज फॉर एग्जांपल डे हाई निकाला और उसके ऊपर आप टिके, और अगर आज फॉर एग्जांपल निफ्टी में 200-250 पॉइंट की रैली हो गई अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। हमारी मार्केट इतनी ओवरसोल्ड है कि और कुछ नहीं तो एक बार के लिए हम वापस 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकते हैं। 10 डे निफ्टी पर कहाँ पर है? 23,180 पर। हम कहाँ हैं? 22,830 पर। मतलब और कुछ नहीं तो 500 पॉइंट सिर्फ 10 डे में, और कुछ नहीं। और 20 डे में 23,400 पर। 23,300 के नीचे अगर आप फिसले वापस, तो फिर वो बड़ा ट्रेंड वापस टेक ओवर कर लेगा, और इन दैट केस वापस वो 22,800 का रिस्क रहेगा। देखिए अभी भी मार्केट उस जोन में नहीं आया जहां पर आप एक डिसाइसिवली कह सकते हैं कि बस अब मैं यहां से लॉन्ग पोजीशन ही कैरी करूंगा। लगातार बढ़िया हैंड होल्डिंग। मंडे को जब पिटे थे, मंडे इकलौता सेशन था पिछले हफ्ते जब पेन आया था, और मेरे ख्याल से 786, क्योंकि मैजिकल नंबर है, वहाँ तक गिर रही थी, मुझे याद है। उसके बाद चर्चा हुई थी कि अब शॉर्ट्स नहीं जाने, इनफैक्ट ये समय आ गया है अपने शॉर्ट्स को कवर करने का। उसके बाद चर्चा होती रही कि अब शायद बढ़िया कवरिंग के मूव्स और ऊपर के इंपॉर्टेंट एवरेजेस को बाजार टेस्ट करने जाएगा। आपने मंडे ऑनवर्ड्स हर दिन टुवर्ड्स बजट मजबूती के साथ कामकाज करते हुए देखा भारतीय बाजारों को, और अपने थ्रेशोल्ड तक पहुंचता हुआ नजर आया। 22,300 और 23,300, 23,500, ब्यूटीफुली वो जैसी बातचीत हुई वैसी स्क्रीन्स पे सब कुछ प्ले आउट होता हुआ। अब बड़ी बड़ी चीजें सामने खड़ी हैं। ऐसे में आज का निफ्टी का अप्रोच, इसके साथ शुरुआत करी जाए। क्या करा जाए अब निफ्टी में? बजट अच्छा था तो ट्रम्प साहब मूड बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में कैसा पोजीशन और क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए आशीष, सारी बात होती है रिस्क रिवॉर्ड की, और यही हमने मंडे को एक व्यू लिया था, और फ्राइडे को एक और आरबीआई का पॉलिसी भी आने वाली है, तो उससे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। पहला सपोर्ट है आपका 23,250 से 23,350, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 22,750 से 22,850 का जो रिसेंट लो था। समहाउ मुझे लग रहा है कि जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है शायद हम उतना ना गिरें, लेकिन अगर गिर गए तो फिर आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस है 23,600 से 23,650, बजट दिन का हाई, सैटरडे वाला हाई, और फिर 23,650 से 23,750 ऑप्शन जोन। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी ट्रेड करें, एंड इवन इन दैट केस पहले 30 to 45 मिनट्स सिर्फ ऑब्जर्व करें। देखिए उसमें अगर कोई ट्रेड आ गई तो हम बात करेंगे उसकी। मैं अभी के लिए सिर्फ एक ट्रेड दिमाग में लेकर चल रहा हूँ अभी के लिए, उसके बाद तो काफ़ी कुछ स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी 23,350 बचा ले और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, और आपको दिखना लगे कि नहीं मार्केट नहीं गिरने को तैयार है, तो एक 23,250 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग बनती है गैप डाउन में, क्योंकि बाजार का जो एकदम नियर टर्म का ट्रेंड है, एकदम नियर टर्म का, वो पॉजिटिव है। अगर ये टूटा और इसके नीचे आप सस्टेन कर गए तब हम देखेंगे, तब शायद हो सकता है एक बार आप वापस 22,800 तक का रास्ता खोल रहे हो, लेकिन उसको हम स्क्रीन पर ही ऑब्जर्व होने देंगे। समहाउ मेरी गट फीलिंग ये है कि मार्केट में ना अब यहाँ से बड़ा पैसा आपका बाइंग पे बनेगा ओवर अ 6 to 9 मंथ पीरियड, और वही मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में भी आज शायद एक अप्रोच हो सकती है।
इवेंचुअली अगर स्क्रीन लोअर लेवल दिखाएगा तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, स्टॉप लॉस लगेगा तो लगेगा, बैड लक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेंड में गैप डाउन पे आपको सेलिंग करनी चाहिए, ये मेरा व्यू होगा। बिल्कुल ठीक, गैप डाउन होने वाला है बाजार, उस पर बिकवाली नहीं करनी है। लेवल स्क्रीन्स पर है जो वॉच करके चलिएगा। निफ्टी बैंक समीकरण जब बदले थे, बातचीत हो रही थी, इसके सेंटिमेंट पॉजिटिव था, वो लिक्विडिटी का इंजेक्शन जो आरबीआई की तरफ से आया था। उसके बाद ट्रेजरी तस्वीर बदली, पिछले हफ्ते इसकी भी मैपिंग बढ़िया रही। पर निफ्टी बैंक इस समय कैसा पोजीशन अब खड़ा है, अब तो दूर है खैर फ्राइडे की पॉलिसी, लेकिन निफ्टी बैंक पे करना क्या चाहिए? देखिए, निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, यहाँ से निफ्टी बैंक मेरा एक व्यू है कि थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी है। और एक चीज़, कंजम्पशन में रिकवरी जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक पॉजिटिव है। देखिए, लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, सिस्टम में पैसा आएगा, एनपीएस बैंकों के कम होंगे, ये सब चीज़ें ना जुड़ी होती हैं, सिस्टम में तार जुड़े होते हैं। माइक्रो फाइनेंस वगैरह में इतना पेन क्यों था सिस्टम में इवेंचुअली? क्योंकि जब लोगों का पैसा नहीं होता ना, वो सबसे पहले ना अपना लोन रिपे करना बंद कर देते हैं, कहते हैं नहीं दे रहा मैं, क्या कर लोगे? तो वो अब आपके पास, और जबकि देना सब चाहते हैं, किसी ने भी लोन लिया वो देना हर कोई चाहता है, रीपे हर कोई करना चाहता है। पैसा होगा तभी देगा ना, पैसा होगा प्लस लगेगा कि आगे भी पैसा आता रहेगा तब देंगे आप, तो वो एक जाके पॉजिटिव होता है। एक रिस्क है, लेकिन अगर रेट कट हुआ वो भी इवेंचुअली इनिशियली नेगेटिव होता है, लेकिन इवेंचुअली बैंकों के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन एक रिस्क है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एफआईएस सेलिंग, ये रिस्क हमेशा रहेगा हायर लेवल पर। इवन आपने सैटरडे को भी देखा कैसे ये स्टॉक गिरे, हालांकि सैटरडे को फिर भी उतना नहीं था, एफआईएस उस लेवल में नहीं थे। सपोर्ट है यहाँ पर पहले 49,000 टू 49,400 पर आशीष, जहाँ पर आपका 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके बाद 48,500 टू 48,800 जो कि ऑप्शन जोन है। रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, पहले मिलेगी, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, उसको ठीक कर देते हैं, 49,850 से 50,050, 49,850 से 50,050 जो कि बजट के दिन का हाई है, और उसके बाद 50,500 से 50,800 जहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। तो ये दो बेसिकली मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होंगे। शुरुआत के 30-45 मिनट अगेन वेट करें कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ही। अगर बैंक निफ्टी 49,050 से 49,200 का जो जोन है इसको प्रोटेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल से एक 48,800 के स्टॉप के साथ आप एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज एफआईएस फुल फोर्स में वापस आएंगे, तो वो क्या करते हैं बड़े बैंकों के साथ, ये एक ओवर राइडिंग फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। ठीक बात है। ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। सीएनबीसी आवाज का मंडे का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। वाह।